हेलो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आप लोग के सामने है। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। सबका दिन जो है शुभ हो, ऐसा हो क्या। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। बेहतर क्वेश्चन है, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। यह 2000 आपको 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है। और 2017 में कैसे खूबसूरत सा क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। अगर बात करें तो यह 1 घंटा 10 मिनट का क्वेश्चन होता है। और कितना क्वेश्चन दिया था, तो 28 क्वेश्चन दिया था। 2017 में जो एग्जाम होते थे उसमें ऑब्जेक्टिव 28 रहते थे। और 28 का 28 हमको जवाब देना था। प्रत्येक से सही उत्तर पत्र में चिन्हित करना था। मतलब OMR सीट में हम लोग को ऑप्शन डालना था, ABCD करके डालना था। तो चलिए फटाफट जो है तैयार हो जाइए कॉपी कलम लेके। बहुत सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल है और बहुत सारे जो है लॉजिकल क्वेश्चन है, जो कि आप इत्मीनान से बना सकते हैं। देखिए, अगर थोड़ा बहुत नॉलेज है तो हम लोग आराम से इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि क्वेश्चन है, आप लोग के सामने क्वेश्चन है कि किसी आवेशित खोखले गोले चालक के भीतर विद्युत तीव्रता का मान होता है। तो आप बात करते हैं गोले के अंदर। तो गोले के अगर बाहर जो है अगर आवेश है तो इसके अंदर तीव्रता क्या होगी। तो अगर इसके अंदर की बात करें, इसके सेंटर अंदर कहीं भी, तो आप देख सकते हैं एक चार्ज अगर इस पर इंटेंसिटी इधर लगाता है तो दूसरे इसके सिमेट्रिकली अपोजिट होगा, मतलब सीधा व्युत्क्रम होगा, जो जिसकी इंटेंसिटी इसके अपोजिट होगी और यह इसको कैंसिल आउट कर देगा। फिर यहाँ बात करें तो इंटेंसिटी इधर लगाएगा और इसके द्वारा इंटेंसिटी इधर लगेगा, तो यह भी कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी प्रत्येक चार्ज के सिमेट्रिकली अपोजिट होने के कारण यहाँ जो इंटेंसिटी का वैल्यू होता है वह जीरो होता है। वह क्या होता है? जीरो होता है। तो ऑप्शन अगर देखा जाए तो सी जो हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सी जो हो जाएगा वो क्या होगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। फटाफट आप लोग लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें अगर नहीं किए हैं, पहली बार अगर चैनल पर हैं तो आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, ताकि जो है आप लोग को ऑब्जेक्टिव हर एक साल का ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा। आप प्ले लिस्ट में जाइए, देखिए वहाँ हर एक साल का 23 का, 22 का, 21 का, 19 का, 18 का, इस सारे सालों का जो ऑब्जेक्टिव जो है सॉल्व कराए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए कितना खूबसूरत क्वेश्चन है कि 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता कितना है? C है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो परिणामी धारिता का मान होगा। अब देखिए अगर इसे हम श्रेणी क्रम में जोड़े कैपेसिटर को, तो इसका सूत्र होता है रेसिस्टेंस के उल्टा। जो रेसिस्टेंस हम लोग रेसिस्टेंस श्रेणी क्रम में लिखते थे R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे लिखते थे प्लस में, इसमें क्या हो जाएगा? ये C है, इसमें हो जाएगा उल्टा 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो अगर हम बात करें 1/C तो C है, प्लस 1/C2 C है, C3 C है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? C। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 किसका मान है? 1/C का मान है, मतलब रिजल्टेंट। तो C रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? है ऊपर चल जाएगा 1 2 3 3/C, 3/C उलट जाएगा तो C कितना हो जाएगा? 3। मतलब ऑप्शन हो जाएगा आप देख सकते हैं C/3, यानी ऑप्शन C जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर 3 संधारित्र हो, 4 संधारित्र हो, ऐसे ही अगर श्रेणी क्रम में है तो। अगर समानांतर होता, अगर हमारा यह समानांतर होता, ऐसे अगर जोड़े गए होते, ठीक है, ऐसे अगर जोड़े गए होते तो हम क्या करते? इसको ऐसे C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब इसका आंसर 3C होता का ऑप्शन ए की ओर जाते। लेकिन यह श्रेणी क्रम में है, ऑप्शन हम लोग C की तरफ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह रहा प्यारा सा क्वेश्चन कि 2 सेलों को जिनके विद्युत वाहक बल E1 और E2
तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 है, समानांतर क्रम में जोड़े गए हैं, इसका समतुल्य प्रतिरोध होगा। अब देखिए कि जैसा कि क्वेश्चन अगर दिया है कि दो कैपेसिटर क्या है हमारा सेल है, एक है सेल, यह मान लेते हैं इसकी आंतरिक ईएमएफ कितना है, E1 है, और दूसरा है क्या जिसका ईएमएफ E2 है, और आंतरिक प्रतिरोध अंदर जो रेसिस्टेंस है वो R1 है, इसमें अंदर रेसिस्टेंस क्या है, R2 है। इसको क्या किया गया है, जोड़ा गया है समानांतर क्रम में, इसे समानांतर क्रम में जोड़ा गया ऐसे। तो आप बात करें तो इसकी वोल्टेज ऑन होगी, अगर V है तो इसकी भी वोल्टेज V ही होगी, क्योंकि पैरेलल क्रम में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है, रिजल्टेंट वोल्टेज भी सेम होता है। तो अब बात करते हैं, इसमें हमसे कहा गया कि तुल्य विद्युत वाहक बल होगा, मतलब ईएमएफ बताना। देखिए सिंपल सी अगर बात करें तो इस बैटरी का जो ईएमएफ का मतलब विद्युत वाहक बल, और ये क्या होता है, तो बैटरी अगर आप खरीदने जाते हैं ना, तो जो उस पर लिखा रहता है, जैसे यह बैटरी पर लिखा 1.5 वोल्ट है, का मतलब वह ईएमएफ वाला वोल्ट है। 1.5 वोल्ट से कम भी उसकी वोल्टेज हो जाएगी जब हम सर्किट को पूरा करेंगे। तो इसकी अगर रिजल्टेंट हम वोल्टेज देखा जाए, टर्मिनल वोल्टेज की बात करें, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो पहले जो लिखा है उसमें से इसकी वोल्टेज को हम घटा देते हैं, इसकी वोल्टेज को घटा देते हैं, ठीक है। अगर हम R, तो यह वोल्टेज हो गया, अगर इसमें हम R से डिवाइड कर दें तो यह हमारा करंट बन जाएगा I1, मतलब इससे कितना करंट आ रहा है, ठीक है, इससे करंट कितना करंट आ रहा है, तो यह हमारा V हो गया, मतलब जो पहले लिखा है, सर्किट पूरा करे तो कुछ वोल्टेज का जो होगा लॉस होगा, तो E1 माइनस V है ही है बटा R, मतलब V बराबर IR होता है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, V बटा R बराबर I, तो वहीं लिखे हैं V है, पूरा V है, I बटा R, तो I1 हो गया। अच्छा दूसरी अगर बात करें, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, अगर हम दूसरा बात करें दूसरे सेल की, तो यही बात लिख सकते हैं। दूसरे सेल में क्या लिख सकते हैं कि I2 इजकल टू लिख सकते हैं E2 माइनस V बटा R2। अब देखिए अगर बात करें करंट की टोटल, तो इससे मान लेते हैं I1 करंट आया और इससे I2 करंट आया, तो टोटल करंट हो जाएगा I हमारा, यानी टोटल करंट की अगर हम बात करें तो लिख सकते हैं I इजकल टू I1 प्लस I2। तो अगर हम I की बात करें, I1 का मान कितना है, E1 माइनस V बटा R1, और इसका मान क्या है, E2 माइनस V बटा R2। इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, R1 R2, तो ये क्या लिख सकते हैं, R2 E1 माइनस V प्लस क्या लिख सकते हैं, R1 E2 माइनस V। क्या, तो चलिए थोड़ा सा जगह ले लें। देखिए इसको अगर हम सॉल्व करें, गौर से देखिए, तो I इजकल टू हमको क्या मिल जाएगा, चलिए गुना करेंगे तो E1 R2 माइनस VR2 प्लस, इसमें गुना कीजिए तो E2 R1 माइनस VR1 बटा क्या लिख सकते हैं, R1 R2। इसको इधर भेजिए, इसको इधर हम भेजते हैं तो ये हो जाएगा I R1 R2 बराबर, इसमें से V है, इसमें भी V है, कॉमन ले सकते हैं क्या, तो E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस है, प्लस ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, चलिए तो ये हो जाएगा, और V कॉमन ले लेते हैं, और क्या कॉमन ले लेते हैं, V, ये हो जाएगा R2 प्लस R1 चाहे R1 प्लस R2, ठीक है, माइनस से गुना कर देंगे फिर माइनस में हो जाएगा।
ठीक, इसमें से भी चाहिए तो है माइनस में इधर लाइए, प्लस में हो जाएगा भी R1 प्लस R2, इधर हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1, प्लस में इधर आएगा तो माइनस R1 R2। अगर हमको भी चाहिए तो भी ही EMF होगा क्या, तो इसको हम इधर भेजते हैं, क्या हो जाएगा, इसको हम इधर भेजें थोड़ा सा नीचे, जगह हो गया, इसको हम नीचे भेजें तो हमारा क्या हो जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 बटा R1 प्लस R2 माइनस R1 R2 बटा R1 प्लस R2। अब देखिएगा, अगर हम EMF की बात करें तो है रिजल्टेंट वोल्टेज है, तो है क्या होगा, है EMF वाला वोल्टेज होगा, आई जो लॉस वोल्टेज हुआ है क्या, तो आंतरिक प्रतिरोध के कारण, तो EMF वाला वोल्टेज रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 बटा R1 प्लस R2। यानी ऑप्शन आप देख सकते हैं कितने नंबर होगा ऑप्शन, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हमारा कितना हो जाएगा, बी E1 R1 प्लस E2 R2 बटा R1 प्लस R2, ऑप्शन बी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है एक लौ चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता होती है। तो एक बात देखिए गौर से, जो हमारा डाया होता है, डाया वह होता है म्यू का जो वैल्यू होता है चुंबकशीलता का मान, वह छोटा होता है एक से। अगर हम पारा की बात करें, पारा का मतलब आप समझ सकते हैं, मतलब प्रतिचुंबक अनुचुंबक, यह क्या हमारा हो गया प्रतिचुंबक, प्रतिचुंबक, और यह इसमें म्यू का जो वैल्यू होता है वो ग्रेटर देन होता है 1 से, ठीक है, मतलब अनुचुंबक, अनुचुंबक। और एक होता है फेरो, ठीक, तो फेरो जो होता है, फेरो जो होता है वह होता है म्यू का मान बहुत बहुत बड़ा होता है 1 से। तो कह रहा है लौह चुंबक, मतलब वहीं फेरो का मतलब लौह चुंबक, लौह चुंबक। तो लौह चुंबक का जो चुंबक पदार्थ की चुंबकशीलता होती है वह क्या होती है, एक म्यू 1 से बहुत बहुत बड़ा होता है। यह किसका होगा तो बताइए, तो यह होगा डाया का, ठीक है। चलिए 4 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, 4 का क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। देखिए ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक होता है। देखिए ध्रुव प्रबलता की बात करते हैं, मतलब चुंबक में जो ध्रुव प्रबलता होता है, ठीक है, तो हम चुंबक बना भी सकते हैं, मतलब किसी अगर तार में करंट हम लगातार करंट दें, ठीक है, तो यह चुंबक की भांति एक तरफ नॉर्थ होता है और एक तरफ साउथ होता है, तो यह करंट के और इसके लेंथ पर डिपेंड करता है। का मतलब करंट का मतलब एम्पियर और लेंथ का मतलब मीटर, तो एम्पियर मीटर जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर होगा, एम्पियर मीटर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं फटाफट। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है, कौन सा तत्व जो है का व्यवहार किया जाता है विद्युत हीटर में। अच्छा, अगर हम बात करें बॉल की, तो बॉल का जो फिलामेंट बनता है, ठीक है, वह तो आपको टंगस्टन का होता है, तो टंगस्टन का इस्तेमाल किया जाता है आपको बल्ब के फिलामेंट में। तांबा का तो इस्तेमाल किया जाता है हमारा कंडक्टर यानी करंट वगैरह देते हैं। नाइक्रोम जो होता है वहीं विद्युत हीटर में, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी जो हो जाएगा नाइक्रोम जो है वह इस्तेमाल किया जाता है विद्युत हीटर में। शोषित विद्युत ऊर्जा होती है। अब देखिए शोषित विद्युत ऊर्जा क्या होती है, देखिए कैपेसिटर जो बनाते हैं वो क्या होता है, चार्ज को स्टोर करता है। मतलब हम कोई कैपेसिटर बनाए, ये तो सिंबल हो गया संधारित्र का,
तो यह आवेश को स्टोर करता है, तो इसकी एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, यू बराबर होता है हाफ सी वी स्क्वायर। आप देखिए इसमें v के क्या है, यू सीधा समानुपाती और वर्ग है, तो विभवांतर के वर्ग के सीधा समानुपाती होता है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर पर हम आ जाते हैं। देखिए 8 नंबर का जवाब देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज में मापा जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज जौन होता है ना कि एक ऐसा उपकरण जिसे अज्ञात प्रतिरोध और प्रतिरोध ही मापा जाता है। तो उच्च प्रतिरोध निम्न मापे जाते हैं, विभवांतर नहीं मापा जाता है, उच्च और निम्न प्रतिरोध माप सकते हैं। ऑप्शन सी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। एक विद्युत धारा का समीकरण दिया है, आई बराबर इतना, तो निरूपित में विद्युत धारा का आवृत्ति बता देना। देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। आई बराबर दिया है 0.6 साइन 100 पाई टी मतलब ओमेगा टी। तो हमारा इक्वेशन क्या होता है, आई बराबर होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखिए ओमेगा जो होता है, ओमेगा का मान क्या होता है 2 पाई एफ। ओमेगा का मान क्या होता है 2 पाई एफ। तो हम ओमेगा का मान यहाँ कितना दिया है, ओमेगा का मान है 100 पाई, टी तो है ही, इसको लिख सकते हैं 100 पाई बराबर 2 पाई एफ। पाई से पाई कटा, 2 से क्या हो गया 50 हो गया, एफ का मान 50 यानी 50 बराबर एफ। यानी ऑप्शन बी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। क्या ऑप्शन बी जो हो जाएगा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिघात का मात्रक है। देखिए प्रतिघात और प्रतिबाधा और मतलब इम्पीडेंस, आपको रेसिस्टेंस, ये सभी जो है रेसिस्टेंस ही है। क्या प्रतिघात का मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। क्या होता है, ओम। क्या प्रतिबाधा का कोई पूछे तब भी ओम, प्रतिरोध का तब भी ओम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे है, शीर्ष धारा आई नॉट और वर्ग माध्य मूल मान जो होता है आई आर एम एस में संबंध क्या होता है। देखिए बात करें अगर आई आर एम एस की, तो आई आर एम एस बराबर होता है आई नॉट बाई रूट टू। आई आर एम एस क्या होता है, आई नॉट बाई रूट टू। तो अगर आई नॉट का हम मान निकाले तो क्या हो जाएगा, रूट टू आई आर एम एस बराबर आई नॉट, यानी आई नॉट बराबर रूट टू आई आर एम एस लिख सकते हैं। आई नॉट बराबर ना होगा, हाँ ए नंबर ऑप्शन जो होगा आई नॉट बराबर रूट टू आर एम एस। ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा ए जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कितना खूबसूरत सा क्वेश्चन है। सभी प्यारे मित्र स्टूडेंट जो हैं वे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त को भी भेजें। यह 2017 का क्वेश्चन है, आप इसको जरूर देख लें। बोर्ड एग्जाम के लिए तो बेहतर ही बेहतर है, नॉलेज के लिए भी आप लोग देख सकते हैं। एक निकट दृष्टि दोष ग्रहित व्यक्ति को स्पष्ट देखने के लिए किसका व्यवहार किया जाता है। अब देखिए अगर हम बात करें, आप लोगों को बता दिए हैं कि बीमारी जब इलाज होती है ना, तो इलाज करने के लिए उससे ताकतवर चीज़ों को भेजा जाता है। जैसे हमारे पास अगर बीमारी है निकट, निकट का मतलब 3 अक्षर का, तो इसका इलाज करेंगे 4 अक्षर के लेंथ से, यानी अ व त ल। आप देखिए 1 2 3 4, 3 अक्षर का बीमारी है, 4 अक्षर से इलाज। जब भी इलाज करने जाओ तो इलाज का मतलब थोड़ा ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए। जैसे दूरदृष्टि दोष है 2 अक्षर का, तो इलाज करो 3 अक्षर से, उत्तल। क्या यह 3 अक्षर का है क्या, तो हमारा निकट के लिए क्या रहेगा, अवतल रहेगा। ऑप्शन बी निकट के लिए दूर रहता तो हम उत्तल लगाते। आप जो है इसी तरह जो है सबसे उम्मीद है कि थोड़ा सा आप लोग जो है अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप लोग को पूरे साल जो है ऑब्जेक्टिव देने वाले हैं और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव देने वाले हैं। टारगेट का भी ऑब्जेक्टिव, आलोक का भी, आलोक जितना क्वेश्चन दिया है वो सारे बनवाने वाले हैं। टारगेट का भी रहेगा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है कि आपको वायु से कांच में प्रवेश करा, थोड़ा सा प्रिंट कम हुआ। वायु से कांच में प्रवेश करते हुए
प्रवेश करते हुए क्रांति कोण, प्रकाश के क्रांति कोण का सबसे कम मान किसका होता है। देखिए थोड़ा सा यहाँ मिस किया हुआ है, कह रहा कि अगर वायु से कांच में प्रवेश, मतलब सॉरी कांच से वायु में अगर प्रवेश कर रहा है, ठीक है, किससे, कांच से वायु में। तो मान लेते हैं हमारे पास एक ग्लास है, इस ग्लास स्लैब से यहाँ से लाइट वायु में जा रहा है, वायु में जा रहा है। तो देखिएगा अगर हम ग्लास स्लैब की बात करें, यहाँ पर समझ लीजिए थोड़ा सा, लाइट यहाँ से जा रहा है, तो इसमें कौन सा रंग का क्रांति कोण, क्रांति कोण जो यहाँ बनता है कोण। अब देखिए अगर यहाँ से लाइट निकल रहा है 7 कलर होगा, सबसे नीचे वायलेट होगा, वायलेट, इंडिगो, रेड, क्या सबसे कम विचलित होगा रेड, क्या रेड सबसे ऊपर, वायलेट ही होगा। तो बताइए अगर इसको हमको बेंड करा के सरफेस पे लाना है तबे तो क्रांति कोण कहलाएगा। तो इसको थोड़ा सा और उठाना होगा, लेकिन रेड को अगर लाना होगा तो ज़्यादा क्रांति कोण बनेगा। तो इसीलिए कम क्रांति कोण के लिए कौन सा रंग होता है, तो वह होता है आपको वायलेट, मतलब बैगनी रंग। ऑप्शन डी की ओर हम जाएंगे। और सबसे ज़्यादा क्रांति कोण अगर बात करें तो हमारा लाल रहता, क्या, जो कि लाल, तो लाल रंग, यहाँ क्या होना चाहिए, लाल रंग, मिस्टेक हुआ है यहाँ पे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, यानी एक पतले प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक म्यू है का न्यूनतम विचलन कोण होगा। तो न्यूनतम विचलन कोण अगर प्रिज्म से बात की जाए तो आप लोग याद किए होंगे कि साइन a प्लस डी बाई टू अपॉन साइन a बाई टू की बात करें बराबर म्यू। तो न्यूनतम विचलन कोण में यह एंगल न्यूनतम माना जाता है। तो जब जैसे साइन थीटा में थीटा बहुत बहुत छोटा हो तो हम साइन थीटा को हम सिर्फ थीटा लिखते हैं। तो उसी तरह साइन a प्लस डी बाई टू को a बाई टू लिख सकते हैं, a प्लस डी बाई टू सिर्फ एंगल, बटा इसमें भी a बाई टू ही लिखेंगे बराबर क्या, म्यू। तो 2 से आपका 2 कटा, आप बच गया क्या, तो अब बचा a प्लस डी बाई डेविएशन बाई a बराबर म्यू। उसको क्रॉस कर दे तो a प्लस डी बराबर म्यू a को भी भेजो तो डेविएशन हो जाएगा क्या, म्यू a माइनस a कॉमन ले लो तो म्यू माइनस 1 इंटू a, क्या, यानी d का मान हो जाएगा। तो बताओ म्यू माइनस 1 इंटू ए जहाँ है ऑप्शन बी में म्यू माइनस 1 इंटू ए नज़र आता हुआ, यानी ऑप्शन बी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। प्रकाश का अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति की कौन पुष्टि किया। अब देखिए सभी कोई पहले प्रकाश को अनुदैर्ध्य तरंग बोलते थे, ठीक है। तो धीरे धीरे जब प्रकाश का व्यतिकरण पुष्टि हो जाता है, परिवर्तन, वर्ण विक्षेपण ये सब हुआ, लेकिन ध्रुवन का पुष्टि पहले नहीं हुआ। तो बाद में जब प्रकाश को अनुप्रस्थ तरंग माना गया तब जाके ध्रुवन को प्रूफ किया गया, यानी हमारा सी ऑप्शन जो हो जाएगा। कौन पुष्टि करता है अनुप्रस्थ तरंग को, तो ध्रुवन पुष्टि करता है, ठीक है। बूस्टर लॉ में ध्रुवन भी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लेंस जिसका म्यू का वैल्यू जो है दिया हुआ है, एक लेंस है, मान लेते यह लेंस है, इसकी म्यू कितनी है, तो यह है 1.5 और इसकी फोकस कितना है 20 है। इसको नाभ्यंतर के माध्यम में जिसका अपवर्तनांक है 1.5, मतलब इस लेंस को हम डाल देते हैं 1.5 में, 1.5 अपवर्तनांक में डाल देते हैं। तो देखिए लेंस का अपवर्तनांक जितना है माध्यम का भी उतना ही है। तो लाइट अगर आ रही है तो क्या माध्यम यहाँ चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, मतलब सीधे आएगी सीधे चली जाएगी। तो इसकी फोकस क्या हो जाएगी, अनंत, यानी इसकी फोकस क्या हो जाएगी, अनंत। ऑप्शन डी जो हो जाएगा, क्योंकि दोनों ने माध्यम से, ये बात आप लोग पढ़ भी लिए हैं। अगर हम किसी लेंस को अगर ज़्यादा अपवर्तनांक वाले माध्यम में रख दें, तो जैसे मान लीजिए लेंस का अपवर्तनांक 1.5 और हम इस माध्यम का अपवर्तनांक 1.6, तो यह क्या करेगा, उत्तल लेंस अवतल की तरफ बिहेव करने का। अगर सेम में रखते हैं तो वह उसकी फोकस अनंत हो जाती है, किसी लेंस की भांति काम नहीं करता। हाँ, कम रहेगा अगर लेंस का अपवर्तनांक 1.5 है, माध्यम का 1.4 हो जाए, माध्यम का कम हो जाए, तो वह उत्तल की तरह अवतल की तरह बिहेव करता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। देखिएगा कितना खूबसूरत सा क्वेश्चन है। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैग्नेटिक वेव की अगर बात करें, ठीक है, तो इलेक्ट्रो में ई पहले आया फिर एम आया है, तो उसी तरह मतलब एम का मतलब बी, मैग्नेटिक फील्ड ई। अब देखिए ई और बी, तो यह तो नहीं होगा, बी ई है, यह नहीं होगा, ई और बी यहाँ दिख रहा है। ऑप्शन डी की ओर हम जाएंगे। ई और बी के वेक्टर, ई और वेक्टर बी के क्या होता है बाबू, यह समानांतर होता है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। विद्युत क्षेत्र बी तथा विद्युत क्षेत्र ई का अनुपात बताना है, और किस में, हाँ, इसका एसआई मात्रक में। अब देखिए अगर एन की ई की बात करें तो ई होता है पर यूनिट चार्ज पर लगने वाले विद्युत बल, यानी ई बराबर होता है एन बाई क्यू, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। अच्छा बी की बात करें तो आप एफ बराबर पढ़े होंगे क्यू भी बी, तो अगर बी चाहिए तो इधर ला लो, तो एफ बटा क्यू भी बराबर बी। इसका अनुपात हमको करना है, बी और ई का अनुपात, तो बी क्या है, एफ बटा क्यू भी, और इसमें हमको ई का, ई कितना है, तो ई है हमारा एन बाई क्यू। एन फॉर माने न्यूटन, फोर्स, फोर्स से फोर्स कटा, क्यू से क्यू कटा। अब देखिए यहाँ बचा 1/मीटर पर सेकेंड माइनस 1, तो यह ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा प्लस, यानी मीटर आपको सेकंड हो जाएगा, मीटर इनवर्स हो जाएगा, सेकंड मीटर माइनस 1, सेकंड मीटर माइनस 1, यानी हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा, आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है आपका मीटर सेकंड माइनस 1, लेकिन हमारा क्या आ रहा है, आप देख सकते हैं कि हमारा आ रहा है सेकंड मीटर माइनस 1, तो सेकंड मीटर माइनस 1 क्या है, बी नंबर ऑप्शन है, सेकंड मीटर माइनस 1, क्या ऑप्शन बी की ओर हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। उत्सर्जित फोटोन ऊर्जा की ऊर्जा निर्भर करती है, देखिए फोटोन ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो उत्सर्जित भी, अगर लाइट इस पर आ रहा है तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी व्यय होता है, मतलब खर्च होता है, उसको हम कार्यफलन कहते हैं। तो जितना कार्यफलन कम होगा, इधर उत्सर्जित एनर्जी ज़्यादा होगा, मतलब आया खर्चा कम हुआ तो बचा ज़्यादा, तो इस किस पर डिपेंड करेगा, तो कार्यफलन पर। तो क्या प्रकाश की तीव्रता पर, प्रकाश के यह तो थोड़ा ऑप्शन ही है, धातु के कार्यफलन पर। ऑप्शन जो हो जाएगा सी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन सी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्या किस पर, तो कार्यफलन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन आवेश रहित है, मतलब आवेश नहीं है किस पर, तो देखिए अल्फा पर तो आवेश होता है, बीटा पर होता है, प्रोटॉन पर भी होता है, क्या होता है, प्रोटॉन पर भी होता है, फोटोन पर नहीं होता। ऑप्शन सी की ओर हम जाएंगे, यानी आवेश रहित कौन है, तो फोटोन है, आवेश रहित कौन है, फोटोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी औरक्त भाग में नहीं मिलती। अब देखिए अगर बात करें हम लाइमन की, बामन की, हाम्फर श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, तो ये सभी कोई दूर औरक्त कोई औरक्त इस सब में मिलता है, लेकिन लाइमन जो मिलता है वह पारा बैगनी भाग में मिलता है, पारा बैगनी भाग में मिलता है। तो लाइमन हमारा ऑप्शन, क्योंकि पूछा है कौन नहीं है, कौन नहीं है का मतलब लाइमन नहीं है, का लाइमन, बामन, पासन, ब्रैकेट, तो ये सब जो लाइमन बामन को छोड़ के, बामन के बाद पासन, लाइमन बामन पासन, तो पासन जो होता है वो औरक्त भाग देता है, मिलता है औरक्त भाग में। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाए लाइमन श्रेणी औरक्त भाग में नहीं मिलता। हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम जो आपको कक्षा है, प्रथम कक्षा है, उसमें कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रिक वोल्ट है। इसके दूसरी कक्षा में क्या होगा, अब बात करते हैं हाइड्रोजन परमाणु की। तो हाइड्रोजन का आप एनर्जी जानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, कक्षा की ऊर्जा क्या होती है, तो पहला ऑर्बिट में होता है -13.2
6 इलेक्ट्रिक वोल्ट, दूसरा में होता है -3.4 इलेक्ट्रिक वोल्ट, तीसरा में होता है आपको यहाँ पे -1.5 इलेक्ट्रिक वोल्ट, अगला में होता है आपको -0.85 इलेक्ट्रिक वोल्ट, ऐसा करके होता है। तो पहला का दिया है, दूसरा का पूछ रहा है तो 3.4 इलेक्ट्रिक वोल्ट, तो यहाँ 3.4 इलेक्ट्रिक वोल्ट। ऑप्शन ए की ओर जाएंगे, ऑप्शन हम कहाँ जाएंगे, ए की ओर जाएंगे, अब प्लस तो होता ही नहीं है क्या, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 3.4 इलेक्ट्रिक वोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा यह, बस मात्र 5 और क्वेश्चन बचा है। देखिए थोड़ा सा यहाँ में क्या कर रहा है, परमाणु के जितने समय में किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिणामी के आदि हो जाती है तो उसे तो अर्ध आयुकाल कहते हैं। मतलब जितने समय में परमाणु अगर रेडियो सक्रिय पदार्थ प्रारंभिक अवस्था के आदि हो जाती है तो उसे हम क्या औसत आयु कहते हैं, अर्ध आयु कहते हैं क्या, यानी ऑप्शन बी जो हो जाएगा, ऑप्शन बी वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यह रहा कि बीटा किरणें विक्षेपित होती है। एक बात बताइए, बीटा किरण विक्षेपित होगा तो बीटा किरण को आप या चुंबकीय क्षेत्र में रखो, मतलब आप जानते हैं कि जब रेडियो सक्रिय पदार्थ को हम चुंबकीय क्षेत्र या विद्युतीय क्षेत्र में यहाँ पे रखते हैं तो आप जान सकते हैं क्या, यह प्लस है माइनस है, इसमें से कुछ रे इधर जाते हैं, यूरेनियम 92-235 को अगर हम बात करें तो इसमें से कुछ रे इधर निकल के जाते हैं, कुछ इधर, कुछ सीधे निकल के जाता है। जो माइनस की ओर गया वह अल्फा है, प्लस की ओर बीटा है, सीधे निकल गया गामा है। तो बात करें तो देखिए, या यह विद्युतीय क्षेत्र में रख यह हो या आपको चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपण होता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र या विद्युतीय क्षेत्र दोनों में। ऑप्शन जो हो जाएगा डी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, गुरुत्व क्षेत्र में नहीं, केवल चुंबकीय क्षेत्र में, केवल विद्युतीय क्षेत्र में ये सब नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। 24 हो गया, 25 नंबर देखिए, एन टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया जाता है या अपद्रव होना चाहिए। अब बात तो नहीं करते हैं, अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर आपको बनाना है तो शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन में आप क्या मिलाइएगा, तो आप देखिए एन टाइप के लिए आप एन और पी दो टाइप है हमारा सेमीकंडक्टर, तो P4 5 नहीं, P4 3, उल्टा N4 5। ठीक है, उल्टा P5 आ रहा है तो 3 देंगे, N मतलब अब P से 5 होता है तो 5 और 3 आप लोग तो याद है, आप क्या लिखेगा, आप उल्टा कर दे, P को 3 मतलब इसको 3 संयोजक चाहिए इलेक्ट्रॉन, ऐसा क्या अपद्रव वाला चाहिए, और 5 को N को 5 चाहिए, तो हम 5 इसमें खोज लेंगे। 5 कहाँ है, तो C नंबर 5 संयोजक इलेक्ट्रॉन वाले आपको अपद्रव की आवश्यकता होगी। अगर P कहता तो 3 लिखते। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। डायोड का उपयोग करते हैं एक क्या, प्रवर्धक की तरह, दोलक की, मॉड्यूलेशन की और रेक्टिफायर की तरह। अब बात देखिए, जो हमारा डायोड होता है, डायोड को हम एक वाल भी कहते हैं। डायोड क्या है, एक वाल है। यह एक ऐसा उपकरण है जिसमें सिर्फ क्या होता है, एक तरफ से करंट जाता है, दूसरे तरफ से नहीं। आप इधर से करंट भेजिएगा नहीं जाएगा, अगर आप इसमें इधर से करंट जा रहा है, इधर निकल रहा है, तो आप इधर से फिर भेजिएगा तो नहीं जाएगा। तो इसका हमारा उपयोग होता है रेक्टिफायर में। किसमें, तो रेक्टिफायर में। और प्रवर्धक तो आप जानते हैं, प्रवर्धक एक हाफ तरंग जो होता है प्रवर्धक होता है, मतलब दृष्टकारी एक होता है, अर्ध तरंग दृष्टकारी, एक पूर्ण तरंग दृष्टकारी। क्या, तो हमारा ऐसे डायोड का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, तो वाल के स्थान पर और रेक्टिफायर के जगह पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन डी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नंद गेट के लिए बुलियन व्यंजक है। देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगर हम गेट की बात करें तो गेट होता है आपको 5, जैसे एक होता है a प्लस बी, तो a प्लस बी हमारा होता है और गेट, और ए होता है ए डॉट बी, तो यह हमारा होता है एंड गेट। क्या होता है? एंड गेट। ए होता है ए बार, तो ये होता है बाऊ आपको नॉट गेट। ठीक है, अब इन्हीं गेटों को मिला के जैसे एंड और नॉट, तो नॉट का एन और एंड तो ए एन डी, तो ये नंद हो गया। नंद का सिंबल क्या हो जाएगा? ए डॉट बी या इसका बार, ए डॉट बी बार। अगर इसको हम इसको मिला दें और इसको, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, आप देख सकते हैं, तो और का और नॉट का एन ओ आर, नॉर हो जाएगा। इसका सिंबल क्या हो जाएगा? तो ए प्लस बी का बार। तो हमारा नंद पूछा है तो ए डॉट बी का बार, कहीं दिख रहा है? ऐसे यहाँ बार होना चाहिए। ए डॉट बी का बार होगा क्या? वाई बराबर, ऑप्शन सी की ओर जाएंगे। अगर ए डॉट यहाँ बी है, यहाँ बार होगा, तो यही हमारा ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी की तरफ जाएंगे, ए डॉट बी का बार नंद गेट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। जितने लोग वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, ना लगा है तब भी कर लें। हाँ, कुछ तो जाता नहीं है, ऐसे प्रयास करेंगे कि पूर्णतः समझाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 2017 का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। पृथ्वी के किसी स्थान पर टीवी टावर की ऊंचाई 200 आपको 45 मीटर है। ठीक है, तो अधिकतम दूरी टावर की जो प्रसारण पहुंचा वह है, मतलब कितना पहुंचा सकता है। तो जैसे यह टावर है, इसकी हाइट दिया हुआ है। ठीक है, इसकी क्या दिया है? हाइट दिया है। तो यह इससे अपना रेडिएशन कितना दूर दूर तक ले फैला सकता है। तो इसके लिए एक सिंपल सूत्र है, x बराबर रूट अंडर 2HR। ठीक, तो h बराबर रूट अंडर 2, h का मान आपको दिया है कितना है? 245। ठीक है, और r हमारा पृथ्वी का रेडियस है। r हमारा क्या होता है? पृथ्वी का रेडियस होता है। पृथ्वी का रेडियस क्या होता है? 6.4 इंटू 10⁻⁶। क्या, अगर हम इसको उड़ा दें तो यह हो जाएगा 10। आप 5 से काट सकते हैं, या 2 से काटिए, 2 पचे 10, 5 से काटिएगा 5 चौका 20, 5 नवा 45। तो आप देखिए क्या मिल गया हम लोग को, यहाँ पे मिल गया 49 को 7 गुने 7, और यह मिल गया 64, तो 8 अठाई 64, और फिर हमको मिल गया 10 के पावर 6 को 3 गुने 10 के पावर 3, गुना में पावर जुड़ जाता है, 7 इसका 8 और इसका 10 के पावर 3 का मतलब 56 गुने 10 के पावर क्या हो जाएगा? 3 मीटर। यहाँ देखिए किलोमीटर में दिया है, तो 56 किलोमीटर। ऑप्शन सी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो की समाप्ति। सबको जय हिंद, जय भारत। सबको एक बार गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी भेजें। सभी कोई खुशी रहें, निरोग रहें। चलिए, थैंक्स।